ग्लोबल हाईटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन जो कि सेकेंड ईयर के लिए है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज पार्ट 2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर इसके पहले की वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर चले जाइए और चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर के नाम से, उसमें आप इसके पीछे की वीडियोज देख सकते हैं। प्लस जो मैं आज आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ और इसके पहले के जो पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वेबसाइट है हमारी, ये है आपकी www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं और अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिए, टेस्ट वगैरह दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी बनेगी और आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुएं विराम अवस्था में संपर्क में हो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। कुछ लोग कहते थे सर हमें हिंदी में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश भी मिल जाए, तो इसीलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को लिया हुआ है। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ूंगा और जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है वो लोग इंग्लिश वाला पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं दोनों पढ़ने लगूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं एक ही लैंग्वेज में यहाँ पे करा रहा हूँ। बट जिसको प्रॉब्लम हो थोड़ा इंग्लिश वाला देख के उसे समझ में आ जाएगा, आसानी होगी। ठीक है, यदि दो वस्तुएं विराम अवस्था में संपर्क में हो तो किस प्रकार का घर्षण कहलाता है। ठीक है, फ्रिक्शन की बात हो रही है कब, दो वस्तुएं विराम अवस्था में हो। ठीक है, देखिए अगर फ्रिक्शन तो हमारे कई प्रकार के, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंगुलर फ्रिक्शन, लेकिन मेनली बात करें तो हमारा मेनली दो टाइप का फ्रिक्शन होता है। एक स्टैटिक्स वाला हो गया, ठीक है, एक स्टैटिक हो गया और दूसरा डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जब वस्तु हमारी विराम अवस्था में, विराम अवस्था मतलब स्थिर हो, गति में ना हो, स्थिर हो। जब वस्तु स्थिर होती है तो उस समय उस वस्तु पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, डायनेमिक मतलब गति, जब हमारी वस्तु गति की अवस्था में है तब उस पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वह हमारा क्या होगा, डायनेमिक होगा। जैसे कोई कार खड़ी है, कार खड़ी स्थिति में हो, गति में नहीं है, तब भी उस पर फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन हमेशा काम करता है जब भी दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हो। कभी भी अगर दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हैं तो उस पर फ्रिक्शन काम करेगा, चाहे वह गति की अवस्था में हो, चाहे वह स्थिर हो, गतिमान ना हो, विरामावस्था में हो। ठीक है, तो अगर विरामावस्था में है तो उस पर जो घर्षण काम करता है, जो फ्रिक्शन काम करता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और यही जब वस्तु गति में आ जाएगी, जैसे कार चल रही है, कार चल रही है, आप ड्राइविंग करो, कार चल रही है, जब कार रोड पे चल रही होती है तो उस पर डायनेमिक फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कि दो वस्तुएं विराम अवस्था, विराम अवस्था मतलब रुकी हुई है, और उन पर क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो कौन सा फ्रिक्शन है, तो विराम अवस्था मैंने बताया स्थैतिक, स्थिर, वस्तु स्थिर अवस्था में तो उस पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वह स्थैतिक फ्रिक्शन होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और अगर वही रोलिंग, रोलिंग मतलब गोल गोल घूमना, जैसे कार का पहिया गोल गोल घूमता है और उससे संपर्क में क्या आती है, जमीन आती है, तो उनके बीच में जो होगा भाई रोलिंग फ्रिक्शन होगा। जब दो, या फिर आपने गन्ने वाली मशीन देखा होगा, उसमें दो रोलर लगे होते हैं गोल गोल, वो आपस में घूमते हैं, टकराते हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन, जब वो किसी चीज को रोल कराया जाए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब दो वस्तु जो आपस में स्लाइड करती हैं तो क्या स्क्वायर अवस्था में होंगी, एक वस्तु होगी दूसरी वस्तु आपस में क्या स्लाइड कर रही है, तो वह क्या हो जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाता है आपका। तो विराम अवस्था में हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अभी हम इसकी भी बात करेंगे कि कब फ्रिक्शन ज्यादा होता है, कौन सी स्थिति में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तभी इसे सही कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, आप याद करोगे, रटोगे, ऑप्शन ऊपर नीचे एग्जाम में होगा, भूल जाओगे। इसे समझना है हमें। ठीक है, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है सही कथन कौन सा है, सीमांत घर्षण फिसलने वाले घर्षण के बराबर होता है। फिसलने वाला मतलब अभी हमने बात किया था स्लाइडिंग, कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को फिसलने वाला फ्रिक्शन कहते हैं। आपका सीमांत घर्षण की बात करा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम सबसे पहले इसी चीज को समझेंगे, सीमांत घर्षण क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कोई वस्तु है या आपकी कोई सरफेस होगी, जमीन है, और इस पर कोई हमारी वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु स्थिर अवस्था में है, वस्तु स्थिर अवस्था में है, इसका लोड कहाँ होगा, नीचे की तरफ काम करेगा, और लोड के जस्ट बराबर इसके ऊपर काम क्या करेगा,
अविलंब प्रतिक्रिया, जो कि R होता है W के बराबर होता है। हम इस वस्तु को चलाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे P बल लगा करके इस दिशा में खींचेंगे। हम चाहेंगे कि ये वस्तु चल ले तो हम उसे खींचेंगे P बल लगा करके उस दिशा में। और आपको मालूम है फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध करता है, या कह लीजिए गति के विपरीत दिशा में काम करता है। तो फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन इस साइड में होगा, ये चीज है। सीमांत फ्रिक्शन की हम बात करें, सीमांत फ्रिक्शन क्या होता है, तो जैसे यह वस्तु खड़ी है, ठीक है, आप इसको खींच रहे हो, वस्तु आगे नहीं जा रही है, आप थोड़ा और बल लगाओगे तो जैसे जैसे आप बल बढ़ाते जाओगे वस्तु फिर भी आगे नहीं जा रही। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 kg का बल लगाया, वस्तु आगे नहीं बढ़ी। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स भी 2 kg का लग रहा है, तभी तो आगे नहीं बढ़ रही है। हमने बल को 4 kg कर दिया, फिर भी वस्तु आगे नहीं जा रही। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ के कितना, 4 kg हो गया था। मैंने बताया था कि बल के बराबर ही हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो 2 kg 4 kg, अब पता चला जहां मैंने 6 kg लगाया फिर भी वस्तु आगे नहीं बढ़ी, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी 6 kg हो गई। अब जब मैं 6.1 kg का बल लगाऊंगा और वस्तु चल पड़ेगी, 6.1 kg का बल लगाते ही वस्तु क्या हुआ, चल पड़ी। इसका मतलब लास्ट वाला कौन सा बल था जिसपे वस्तु रुकी हुई थी, तो 6 kg का बल था। तो इसी बल को, इस बल के बराबर जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उसी को सीमांत घर्षण कहते हैं। मतलब सीमा के अंत तक, मतलब वस्तु के लास्ट में, वस्तु जब चलने की स्थिति में आने वाली होती है उससे जस्ट पहले जो मैक्सिमम घर्षण उत्पन्न होता है वही सीमांत घर्षण होता है। जैसे 6 kg पे वस्तु नहीं चल रही थी, 6.1 लगाते ही वस्तु चलने वाली थी। इसका मतलब जब हमने 6 kg फोर्स लगाया था तो 6 kg हमारा क्या, फ्रिक्शन फोर्स भी उत्पन्न हुआ था। तो वही इसका आखिरी घर्षण था। उसके बाद ज्यों आप बल बढ़ाओगे वस्तु चल पड़ेगी और हमारा वस्तु गति की अवस्था में आ जाएगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये जो लास्ट पॉइंट था 6 kg वाला, यही हमारा क्या हो गया, सीमांत घर्षण हो गया। और वस्तु जब गति की अवस्था में आ जाएगी तब उसे ढकेलना आसान होगा। इसका मतलब उस समय फ्रिक्शन फोर्स कम काम करता है। तो आप कह सकते हो सबसे अधिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा कब काम करता है, जब वस्तु स्थिर रहती है। ठीक है, स्थिर रहती है मतलब जब वस्तु गतिमान नहीं है, और जब वस्तु गति में आएगी तब उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वस्तु जब स्थिर होती है और उस पर जो समान घर्षण होता है वही घर्षण सबसे अधिक होता है। फिर चाहे डायनेमिक घर्षण हो, स्लाइडिंग घर्षण हो आपका, या रोलिंग घर्षण हो, ये सब घर्षण कम होते हैं। सबसे अधिक कौन सा घर्षण होता है, समान घर्षण होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई कार खड़ी है, आप उस पर स्टार्टिंग में जब आप धक्का देना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो मैं उसे धक्का दे करके चला दूं ना, तो जब कार खड़ी है आप उसे धक्का दोगे तो आपका फोर्स लगेगा। पता चला अभी वो आगे नहीं बढ़ रही, थोड़ा और आपने ताकत लगाई, थोड़ा और ताकत लगाई। जब एक बार कार चल देती है, कोई भी चीज हो, जब एक बार चल देती है, जब गति की अवस्था में आ जाएगी, फिर आप धक्का दोगे तो आसानी से चलने लगेगी, तब उसे कम आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जब पहली बार वो खड़ी थी, पहली बार उसे खड़ी अवस्था से विरामावस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। लेकिन गति में आते ही फिर उस पर हमें कम बल लगाना पड़ रहा है, तब भी वो आगे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जब वो गति में आ गई तो उसका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा खांसी हो रखी है। तो जब वह गति की अवस्था में आएगा तो उसका क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और भाई फ्रिक्शन कम हो गया हमारा, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जब गति की अवस्था में आ रहे तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन घर्षण बल कम होता है। सबसे अधिक स्थिर अवस्था में ही काम करता है, और वो जो मैक्सिमम लास्ट में काम करता है उसी को सीमांत घर्षण बोलते हैं। देखिए यहाँ बोला सीमांत घर्षण फिसलने वाले घर्षण के बराबर होता है, पॉसिबल ही नहीं है। फिसलने का मतलब क्या, वो गति की अवस्था में, जब वो गति की अवस्था में होगा तो उस पर घर्षण कम काम करता है, जबकि स्थिर अवस्था में ज्यादा काम करता है, और स्थिर अवस्था में सीमांत घर्षण कम बल काम करता है। इसका मतलब यह ऑप्शन गलत है। रोलिंग फ्रिक्शन मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कह रहा है जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग घर्षण से अधिक है। नहीं भाई, स्लाइड करेगा ना, ध्यान रखना, स्लाइड करेगा तो ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में आएगी। अब कोई रोलिंग मतलब गोल सी वस्तु है, आप इसे रख दोगे तो इसमें सिर्फ इस रोलर के बीच में और जमीन के बीच में, या जिससे वो संपर्क करेगा उसके बीच में क्या, सिर्फ एक लाइन बनेगी। भाई जैसे मैं इसको रख दूं यहाँ पे तो मेरे हाथ और इसके बीच में सिर्फ लाइन कांटेक्ट होगा, जबकि अगर आप एक कोई चौकोर वस्तु रख दे इस हाथ पे तो पूरा सरफेस ही कांटेक्ट में आ जाएगा, ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में आएगा, तो उस समय क्या होगा, फ्रिक्शन अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग से अधिक होगा, रोलिंग अधिक नहीं होगा। अगला कह रहा है फिसलने वाला घर्षण हमेशा सीमांतर घर्षण से कम होता है। क्या कह रहा है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जो स्लाइड कर रहा है, और जो सीमांत घर्षण से कम होगा, सही बात है, मैंने बताया था सीमांत घर्षण हमेशा अधिक होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगा, क्योंकि स्लाइड करना मतलब गति की अवस्था में, गति की अवस्था में फ्रिक्शन कम काम करता है। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। डी वाला सीमांत घर्षण हमेशा फिसलने वाले घर्षण से कम होता है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सीमांत घर्षण सबसे अधिक होता है, बाकी सब उसके नीचे। अगर आप नॉर्मली देखना चाहो तो आप कह सकते हो सबसे अधिक कौन सा है,
सीमांत घर्षण, ठीक है, सबसे अधिक होता है। इसके बाद आपका क्या है, तो आपका आ जाएगा स्लाइडिंग वाला और उसके बाद रोलिंग वाला। सीमांत घर्षण के बाद स्लाइडिंग का नंबर आएगा और उसके बाद सबसे कम घर्षण किसका हो जाएगा, रोलिंग होगा, रोलिंग। ये चीज नोट कर लेना, ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, यदि वस्तु समतल पर ऊपर की ओर हो तो बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो इसको देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिएगा कि यदि वस्तु किसी पे रखी हुई है और उस पर क्या है, ऊपर की ओर, यदि वस्तु कहाँ किसी समतल पे ऊपर रखी हुई, किसी समतल पे वस्तु ऊपर की ओर रखी हुई है तो बल ज्ञात करना है, हमें फोर्स याद करना है। तो वह कितना होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है W ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस फाई अपन कॉस फाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, कहीं अलग से नोट बना लीजिएगा। मैंने बताया था कि जब भी आप भाई वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस देखो तो साथ में नोट जरूर रखो अपने पास। अगला है, किस कोण को घर्षण कोण कहा जाता है, फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए कोई कॉन्टेक्ट सरफेस है जिसपे हमारी वस्तु रखी हुई है, ठीक है। मैंने बताया था इसका भाई जो लोड होगा नीचे की तरफ काम करेगा, जिसे W कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत दिशा में R काम करेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया। हम इसे P बल लगा करके इधर खींचने की कोशिश करेंगे और इसी के जस्ट बराबर हमारा फ्रिक्शन फोर्स इसके विपरीत दिशा में काम करेगा। ये चीजें आपको मालूम होंगी। घर्षण कोण क्या होता है, तो जो हमारा फ्रिक्शन होता है, सीमांत घर्षण कह लीजिए, यही अधिकतम फ्रिक्शन होता है ना, या घर्षण कह लीजिए, सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण, और यह हमारी होती है अभिलंब प्रतिक्रिया। क्या होती है, अभिलंब प्रतिक्रिया। तो सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच में मतलब जो होता है रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, परिणामी बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। भाई इन दोनों का कंबाइंड फोर्स, एक फोर्स आप इधर लगाओ और एक इधर लगाओ, दो फोर्स लग रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच का पूछा जाए तो इसके बीच में जो लाइन चली जाएगी इसके इन दोनों के बीच का फोर्स हो जाएगा। तो सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का जो परिणामी बल होता है, परिणामी बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच में यह जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं क्या, घर्षण। ये बात समझ में। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का जो परिणामी बल होता है, तो परिणामी बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच बनने वाला जो कोण होता है वही होता है घर्षण कोण। तो हमारा वो थीटा हो गया, ठीक है। तो कौन सा पूछा, घर्षण कोण कौन सा है, तो ये कौन सा एंगल है। तो आप देख रहे थे यहाँ पे R लिखा हुआ था, मैं लिख देता हूँ थोड़ा साफ से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ R लिखा हुआ था और यहाँ पे परिणामी बल को S से दिखाया गया था। तो कौन सा एंगल हो गया, ROS, मतलब जो ROS है एंगल, यही एंगल क्या है, थीटा के बराबर है और इसी को हम कहते हैं घर्षण कोण। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही हो जाएगा, एंगल ROS। आसान है, जो कोण ROS है यही आपका घर्षण कोण होता है। यहाँ से हम एक चीज और निकालते हैं, घर्षण गुणांक, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन में आएगा, हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं ना, घर्षण गुणांक देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया था आपका। घर्षण गुणांक के लिए क्या होता है, जो हमारा मान लीजिए वस्तु है या कोई सरफेस है जिसपे हमारी वस्तु रखी हुई है, इसका लोड नीचे की तरफ काम करेगा W और इसके जस्ट विपरीत दिशा में हमारा क्या काम करता है, R काम करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया काम करती है। ये चीज इधर हम P बल से खींचेंगे और इसके विपरीत दिशा में हमारा F काम करेगा और इन दोनों का जो परिणामी होता है उसे S से दिखाते हैं और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये होता है हमारा क्या, थीटा होता है, जो कि होता है हमारा, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही हमारा क्या होता है, थीटा होता है और यही होता है घर्षण कोण, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था फार्मूला F = म्यू R। यही जो म्यू है हमारा, यही क्या है, घर्षण गुणांक है। F है = म्यू R, मतलब जो बल होता है इसके बराबर म्यू R होता है, या कह लीजिए इनका जो हमने मेन अनुपात निकाला था F अनुपाती R होता है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल
अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपाती होता है। इन दोनों में एक निश्चित अनुपात होता है, कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू एफ अपान आर। अब यहां से हम घर्षण गुणांक निकालेंगे, ठीक है। म्यू बराबर क्या हो रहा है, घर्षण गुणांक म्यू क्या था, म्यू हमारा घर्षण गुणांक था, ये क्या है घर्षण गुणांक, इसको कहते हैं घर्षण गुणांक। तो म्यू इक्वल टू एफ अपान आर हो गया। हम यहाँ पे एफ और आर की वैल्यू लिखेंगे और हमें घर्षण गुणांक पता चल जाएगा। तो एफ की वैल्यू क्या होगी भाई, तो इस केस में देखो यहाँ पे परिणामी बल इनका क्या है एस, परिणामी बल एस है। तो कभी भी जब हम बल को, अब ये परिणामी बल है, अब इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बल में बांट देंगे। किसमें, यह वाला बल जो था इसको हम सॉल्व करने के लिए आधा हॉरिजॉन्टल में दे देते हैं, आधा वर्टिकल में दे देते हैं। तो यह कैसे बांटा जाता है, एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसको जब हम बांटते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स में, तो जो थीटा जिसके साथ होता है, थीटा जो वर्टिकल के साथ है ना, तो उसके साथ हम लेते हैं कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ साइन थीटा लेते हैं। तो यस वाले को हमें बांटना है दोनों में। तो इसको अगर फोर्स की बात करें तो आर बराबर हो जाएगा एस था तो यस लिख लेंगे, और थीटा इस वाले बल के साथ है तो हम कॉस थीटा लिखेंगे, यस कॉस थीटा। और एफ बराबर क्या होगा, तो हमने बताया आपको कि जब भी बल को बांटते हैं तो एस लिख लेंगे और इसके साथ क्या लेंगे साइन थीटा। जिस कोड के साथ, जैसे इस वाले के साथ थीटा लगा था ना, वर्टिकल वाले के साथ थीटा लगा था, तो जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस लिखते हैं और इसके विपरीत वाले के साथ साइन लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एस साइन थीटा। अब मान रख लीजिए, एफ का मान कितना आ गया, एस साइन थीटा आ गया, और आर का मान कितना हो गया, एस कॉस थीटा हो गया। इसके इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एस एस कट जाएगा, दोनों भाई सेम परिणामी बल था, सेम था, कट गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं घर्षण गुणांक म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा। तो ये घर्षण गुणांक किस तरह से हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो म्यू का मान कितना आ गया, टेन थीटा आ गया। इसी पे जस्ट अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि घर्षण कोण क्यू है, घर्षण कोण क्या है, यहाँ पे क्यू लिख दिया, थीटा होना चाहिए था कि घर्षण कोण थीटा है, तो घर्षण गुणांक क्या है। तो जब घर्षण कोण थीटा होता है तो घर्षण गुणांक क्या होता है, मैंने अभी निकाला पीछे, म्यू इक्वल टू टेन थीटा होता है। वही बोल रहा है घर्षण कोण, अभी फिगर बनाया था ना कि यह वस्तु हो गई, डब्ल्यू हो गया, आर हो गया, इधर हमारा फ्रिक्शन हो गया, इधर बल हो गया, इसके बीच में परिणामी यश हो गया, और यही दे रखा है कि यह थीटा है। घर्षण कोण कितना है, घर्षण कोण यही होता है हमारा परिणामी और अवलंब प्रतिक्रिया के बीच में जो कोण होता है वह घर्षण कोण होता है, वह थीटा है। तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दी गई आकृति में आर अक्षर को क्या दर्शाता है। देखिए, जो मैंने पीछे फिगर बनाया था वह जब वस्तु हॉरिजॉन्टल में रखी हो और जब वस्तु किसी टेपर सतह पर रखी हो तो नीचे की तरफ फिसलेगी, तो उसको निकालने के लिए दिखाया गया आपका आर अक्षर क्या दर्शाता है, ये पूछ रखा है। आसान क्वेश्चन है, इसमें बस पूछ रखा है कि किसको क्या दर्शाता है। आपको मालूम है कि ये वस्तु होगी, तो इसका देख रहे हैं ना, फ्रिक्शन, इधर बल काम करेगा, इधर क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। वह कितना होगा, तो जैसे वस्तु तिरछी रखी हुई तो इसका लोड यहाँ पे आ जाएगा डब्लू। भाई वस्तु सीधी होती तो जस्ट इसके यहीं पे डब्लू काम कर जाता है। वस्तु टेपर है तो इसका जो लोड होगा या आगे की तरफ काम करेगा, तो डब्लू यहाँ हो जाएगा। तो इसके हॉरिजॉन्टल में हम जब भी फोर्स निकालते हैं उसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बांट देते हैं, मैंने बताया था। तो देखिए थीटा इसके साथ दिया हुआ ना, तो जिसके साथ थीटा उसके साथ क्या लगेगा, कॉस लगेगा। तो अगर मैं इस डब्लू को बांटना चाहूँ, डब्लू परिणामी हो गया एक तरह से, तो डब्लू कॉस थीटा, और रिएक्ट का क्या हो जाएगा, तो डब्लू वाला बल इसके साथ चला जाएगा डब्लू, और चूंकि थीटा इसके साथ था तो इसके साथ साइन थीटा। तो इस तरह से इसको बांटते हैं। तो ये फ्रिक्शन फोर्स, पी यहाँ पे बल काम कर रहा है। आर क्या होता है, तो आपको मैंने हमेशा बताया आर हमारा होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, जिसे बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है, ये चीज था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी हमारा सही है, अभिलंब प्रतिक्रिया। फोर्स अगर पूछता बल कौन सा है, तो ये जो इधर काम कर रहा था पी, यह बल होता है, पी से इसको दिखाते हैं, ठीक है। लोड वाला या डब्लू था, डब्लू लोड होता है ना, और जो इसे बांट देते तो डब्लू कॉस थीटा हो जाता, और इधर फ्रिक्शन फोर्स डब्लू साइन थीटा हो जाता। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है स्नेहक का उद्देश्य क्या। स्नेहक क्या होता है, स्नेहक एक तरह से लुब्रिकेंट है एक तरह का, ठीक है, जिसका यूज हम करते हैं कहीं पे फ्रिक्शन कम करने के लिए। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन सी टू रिड्यूस फ्रिक्शन,
टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए। जैसे कहीं पर भी स्लाइड करने वाले पार्ट होते हैं तो आप क्या करते हो, वहाँ पे मोबिल ऑयल डाल देते हो। मोबिल ऑयल डालते हुए आसानी से स्लाइड करता है, पहले ज़्यादा फोर्स लग रहा था। साइकिल हो गया, आपकी बाइक होगी, हर चीज़ में तो मोबिल ऑयल वगैरह पड़ता है। पहिए वगैरह के पास में साइकिल के चैन पे डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि क्या हो, स्मूथनेस आ जाए, उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही स्नेक का उद्देश्य क्या है, तो स्नेक का काम होता है फ्रिक्शन को कम करना, जिससे हमें कम बल लगाना पड़े और पार्ट भी जल्दी हमारे नहीं घिसेंगे। तो इसीलिए बाइक वगैरह के जो पहिए के पास में होता है ना, वहाँ पे मोबिल ऑयल वगैरह डालते हैं, आप साइकिल में डालते हैं। चैन में क्यों डालते हैं, ताकि चैन में लगाएंगे तो चैन जब चैन के इस पॉकेट पे चलेगा, चैन के इस पॉकेट पे चलेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। फ्रिक्शन का मतलब घिसना, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो आपका बल भी ज़्यादा लगेगा और वो घिस के खराब हो जाएगा जल्दी। तो अब हम वहाँ पे डाल देते हैं लुब्रिकेशन, मोबिल ऑयल, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। जब फ्रिक्शन कम मतलब घिसाव कम, और घिसाव कम तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, आपके लिए सही रहेगा। अगला है वीक फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है। देखिए जनरली हम बात करें तो स्नेहन प्रणाली जो होती है हमारी ना, लुब्रिकेटिंग वाला सिस्टम, वह हमारा होता है ग्रेविटी फीड, ग्रेविटी फीड वाला होता है, ठीक है। फोर्स फीड होता है, फोर्स फीड सिस्टम होता है हमारा, ठीक है। और स्प्लैश, स्प्लैश स्प्लैश फीड सिस्टम, ये हमारे होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप का हमारा होता है स्नेहन करने की प्रणाली। ग्रेविटी फीड मतलब जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप ग्रेविटी फीड के द्वारा मतलब स्नेहन करता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। जैसे कोई मशीन है, कोई मशीन का गियर है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका स्नेहन करना है, तो इसके ऊपर हमारा स्टैंड पे क्या लगा दिया जाता है, बोतल रख दिया जाता है, इसमें स्नेहन भरा होता है और इसमें क्या होता है, इसमें एक बत्ती डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, बत्ती, रुई की बत्ती बना करके या किसी कपड़े की बत्ती बना करके इसके अंदर डाला हुआ है। तो इससे क्या होगा कि यह जो बत्ती है ना, इसमें से तेल को सोखेगी और उससे क्या होगा, एक एक बूंद टपक टपक के गिरता रहेगा नीचे। तो भाई नीचे टपक करके कोई चीज़ क्यों गिरता है, या कोई भी चीज़ नीचे क्यों आती है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो हमने क्या किया, मोबिल ऑयल में हमने एक बत्ती डुबो दी, रुई की या कपड़े की बत्ती बना करके डाल दिया, और वह बत्ती से क्या हो रहा है कि हमारा तेल टपक टपक करके गिर रहा है और लुब्रिकेशन हो रहा है। तो इस टाइप का जहाँ सिस्टम होता है उसे कहते हैं ग्रेविटी फीड सिस्टम, ठीक है। वही है वीक फीड, वीक को हिंदी में बत्ती कहते हैं। वीक फीड प्रणाली में किस प्रकार का उपयोग होगा, तो वो वीक फीड मतलब बत्ती वाला सिस्टम, ठीक है। तो वीक फीड किस में आ जाएगा, ग्रेविटी वाले में आ जाएगा। और उसके बाद वैसे फोर्स फीड, फोर्स फीड में जहाँ हम लुब्रिकेशन फोर्सली करें, जैसे आपने देखा होगा कैन वाला आता है, कैन को हम दबाते हैं तब उसमें से ऑयल निकलता है, तो हमने कैन को दबाया, प्रेशर दिया, तब ऑयल निकला, मतलब हमने फोर्स के द्वारा किया। या आपने ग्रीस गन देखा होगा, जेसीबी वगैरह वाले आप देखते हैं, जेसीबी वाले जब काम कर लेते हैं तो शाम को ग्रीस गन के द्वारा, गन टाइप का, तो उसे दबाते हैं प्रेशर से, तब उसमें से ग्रीस निकलती है और जेसीबी में वो लगाते हैं। तो हमने प्रेशर के द्वारा उसमें भी भाई स्नेहन दिया, तो ग्रीस गन जो होता है वो किस में आ जाएगा, फोर्स फीड सिस्टम में आ जाएगा। स्प्लैश फीड सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि हमारी जो शाफ्ट होती है ना, मान लीजिए शाफ्ट है, यहाँ पे शाफ्ट चल रहा है और इसके नीचे क्या तेल का कुंड रहता है, इसमें तेल रहता है। तो शाफ्ट पे स्नेहन करने के लिए क्या करते हैं हम, इस शाफ्ट में एक गोल सी रिंग डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, गोल सी रिंग डाल देते हैं। अब यह शाफ्ट जब घूमेगा तो यह रिंग इस पे टकरा टकरा के घूमेगा, जब रिंग टकरा के घूमेगा तो क्या होगा, रिंग बार बार तेल में जाएगा और छिटक करके तेल इसके शाफ्ट पर जाएगा। भाई जब यह शाफ्ट घूमेगी, ये हमारी क्या है, यह शाफ्ट जब हमारी घूमेगी तो शाफ्ट में हमने यह रिंग डाल रखा है, तो रिंग भी घूमेगी, रिंग किसमें तेल में डूबा हुआ है तो बार बार तेल में टकराएगी घूमते हुए, तो तेल क्या होगा आपका, छिटक छिटक कर ऊपर स्नेहन करेगा। तो इस स्प्लैश का हिंदी होता है छिटक कर स्नेहन करना। स्प्लैश फीड मतलब क्या, छिटक करके, तो छिटक कर स्नेहन होता है, तो स्प्लैश फीड सिस्टम कहलाता है। और यहाँ पे पूछा था वीक फीड से किस प्रकार के स्नेहन उपयोग करते हैं, तो वीक फीड मतलब बत्ती। भाई बत्ती के द्वारा आप ग्रीस को, तो ऐसा है नहीं कि नहीं आप बत्ती को डुबो दोगे और ग्रीस उसमें से टपकने लगेगा, ग्रीस तो मोटा हो गया ना, वह तो टपकेगा नहीं, उसके लिए हमें लुब्रिकेंट ऑयल चाहिए होगा, मोबिल ऑयल चाहिए होगा जो कि टपक सके। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो वीक फीड स्नेहन प्रणाली होता है उसमें हम लूब ऑयल का उपयोग करते हैं, मोबिल ऑयल का उपयोग करते हैं उसको स्नेहन करने के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है भाग के चारों लगातार लूब ऑयल छिड़कने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सी स्नेहन प्रणाली प्रदान की जाती है। अभी मैंने बताया कि हमारी ये शाफ्ट हो गई,
शाफ्ट घूम रही है हमारी और नीचे हमारा कुंड है और इसमें तेल भरा हुआ है और हम यहाँ पे एक रिंग डाल देते हैं इस पे ऐसे, ताकि जब शाफ्ट चले तो इसके साथ रिंग भी चले और छिटक छिटक करके स्नान हो। इसको बोलते हैं स्प्लैश फीड सिस्टम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था बाग के चारों लूब ऑयल मतलब मोबिल ऑयल को छिड़क छिड़क कर किसके द्वारा, रिंग ऑयलर के द्वारा, मतलब एक रिंग डाल करके स्नान किया जाता था, वह स्प्लैश फीड सिस्टम होता है। ग्रेविटी फीड मैंने बताया, बत्ती डाल दीजिए उससे टपक टपक करके हो रहा है। फोर्स फीड या प्रेशर फीड एक ही चीज़ है, जिसमें हम ग्रीस गन ले सकते हैं या कैन वाला ले सकते हैं, तो वो फोर्स फीड वाले में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है सामान्य उपयोग में 3 प्रकार की स्नान प्रणाली कौन सी है, कि हम सामान्य उपयोग में कौन सा 3 सिस्टम यूज करते हैं स्नान करने के लिए, लुब्रिकेटिंग करने के लिए। मैंने अभी आपको बताया ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम और स्प्लैश फीड सिस्टम। यह 3 टाइप के सिस्टम है जिसके द्वारा हम लुब्रिकेटिंग करते हैं। तो ये तीनों सिस्टम होगा। ठीक है, ग्रेविटी फीड, फोर्स फीड और स्प्लैश फीड। मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मेरी एक इंस्टा आई.डी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे आई.डी है ग्लोबल ITI अभी, इस नाम को सर्च करेंगे वहाँ पे बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी और आप मुझसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इधर बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, इसलिए वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। एक ही वीडियो दिया, उसके बाद 1-2 दिन से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। आज थोड़ा गला वगैरह ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। काफ़ी लोग परेशान थे कि सर आगे की वीडियो नहीं बना रहे हो आप। यार हम खुद चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर करवाएं, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आगे की वीडियो देने की। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।